हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। हमने ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए इस वीडियो में। लास्ट की जो 2-3 वीडियो आई उसमें हमने कवर कर लिया टॉपिक, जैसे कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, उसमें करंट, वोल्टेज, पावर कितनी होती है ना, फेजर डायग्राम उसका देख लेता। एंड सिमिलरली हमने इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब आज हम लोग बात करेंगे चौथे टाइप ऑफ सर्किट, जिसका नाम है सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट। तो देखो आपके पास हमारे पास है LCR सर्किट, यानी इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है। तो यहाँ पर सीरीज LCR सर्किट है जो कि कनेक्टेड है एक AC सोर्स से। ठीक है, आपको बता चुका है हमने AC सोर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि वोल्टेज, वो हमेशा V0 साइन ओमेगा टी होता है, क्योंकि जो वोल्टेज हमको मिलता है वो हमको सोर्स से मिलता है। जैसे कि AC जनरेटर हो गया या तो टरबाइन हो गया, है ना, तो वो जो वोल्टेज दे रहे हैं वो सप्लाई कर रहे हैं विद द वोल्टेज ऑफ V0 साइन ओमेगा टी। तो ये सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है उस सोर्स के ऊपर जो हमको करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो AC करंट सप्लाई कर रहा है जो सोर्स, वो कितना वोल्टेज देता है, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडक्टर लगा है L, कैपेसिटर लगा है C और रेजिस्टेंस लगा है R। तो अगर आपको याद होगा तो अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज सारे के सारे, चाहे इंडक्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव सर्किट हो या रेजिस्टिव सर्किट हो, वोल्टेज हमेशा V0 साइन ओमेगा टी होता है। अगर हम बात करें इंडक्टिव सर्किट की, प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो वहाँ पे वोल्टेज कितनी रहेगा, करंट कितनी हो जाएगी, करंट होती है I I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। तो अगर हम बात करें कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो वहाँ पे करंट जो होती है I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और रेजिस्टिव सर्किट भी हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था तो हमारी करंट है, रेजिस्टिव सर्किट में जो हमारी करंट है I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे करंट और वोल्टेज रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में रहते हैं। अगर हम बात करें LCR सर्किट में जो हमारे कॉम्बिनेशन रहेगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा करंट लीड करती है, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा करंट पीछे रहती है वोल्टेज से, और रेजिस्टिव सर्किट में दोनों साथ में चलते हैं, दोनों सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि वोल्टेज कितना होता है LCR सर्किट में, तो वोल्टेज तो हमने देखा ही है, वोल्टेज इन LCR सर्किट जो होता है वो होता है V = V0 साइन ओमेगा टी। करंट की बात करें तो करंट हो जाएगा LCR सर्किट में, करंट क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है इन तीनों के मैग्नीट्यूड पे। अगर मान लो कैपेसिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाया हमने एज कम्पेयर टू इंडक्टर एंड रेजिस्टर। ठीक है, तो कैपेसिटर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करवाता है, करंट को आगे भेजता है। तो इस केस में करंट 5 टर्म से आगे रहेगी। अगर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करवाता है, यानी पीछे रखता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इंडक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का होगा तो करंट पीछे रहेगी, कितने से, -5 से। और अगर रेजिस्टर स्ट्रॉन्ग हो और ये दोनों बराबर रहेंगे तो उस टाइम इन दोनों की वैल्यू कट जाएगी, करंट जितना आगे कैपेसिटर भेजेगा उतने पीछे इंडक्टर कर देगा। तो रेजिस्टर क्या रहता है, रेजिस्टर सेम फेज में रखता है, रेजिस्टेंस करंट को सेम फेज में रखता है। करंट का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा होता है, मगर फेज की बात करें कि करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होगा, दोनों फेज डिफरेंस सेम ही रहेगा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रही। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें करंट की, तो करंट कितना आगे या पीछे रहेगी वो डिपेंड करता है इन सब की वैल्यू पे, इसलिए हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे π/2 भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है इनके बीच में फेज डिफरेंस। वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ L, C एंड R, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें I0 कितना होगा, I देखो ओम्स लॉ के हिसाब से V IR होता है, इस I कितना हो जाएगा, V/R। ठीक है, इनटू में हो जाएगा डिवाइड में, तो ऐसे हम लिखते हैं I0 हो जाएगा V0, मैक्सिमम करंट हो जाएगा V0/R। अब रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं Z से। Z क्या होता है, Z होता है हमारा इम्पीडेंस, इसको हम नापेंगे ओम में। इम्पीडेंस मतलब ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है जो हमको करंट को हमारे मिल रहा है रेजिस्टेंस। अब देखो
जो करंट होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस किसी किसी वजह से होगा, जैसे करंट यहाँ पे आएगी तो देखो जैसे ये क्या करेगा, इंडक्टर रोकने की कोशिश करेगा एक इंड्यूस करंट बना के। इंडक्टर का काम क्या होता है, इंड्यूस करंट बनाना। तो आप इंड्यूस करंट बनेंगे जिससे करंट को रोकेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा भी ये चीज। कैपेसिटर करंट को लीड करवाएगा एंड रेजिस्टर करंट को अगेन रोकेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी एक्चुअली में कैपेसिटर भी रोकता है करंट को, ऐसा नहीं है, मगर क्या बोलते हैं करंट को फेज में आगे बढ़ाता है। यानी ये तीनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, या अगर हम बात करें ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, वो इन तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो हम आर सी और एल ना लेके इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस को ना लेके हमने जेड ले लिया। जेड बताता है, जेड बताता है ओवरऑल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय एल सी आर, यानी पूरा पूरा एल सी आर सर्किट में जितने भी कॉम्बिनेशन है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस, वो मिलके कितना करंट को रोक रहे हैं उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस यानी जेड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये तो हमारा बेसिक था। करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मगर अभी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर फाइव है, फाइव की वैल्यू कितनी होगी। अब मान लो करंट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ठीक है, मान ले जा रहा है या पीछे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइव की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हम लोग का इम्पीडेंस निकला इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि ये जेड की ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आई है, या फाई क्या है या करंट आगे जा रही है पीछे जा रही है ना। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमको मिलता है इसके फेजर डायग्राम से। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यही क्लियर हो जाएगी। देखो अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाए, ठीक है, एलसीआर सर्किट है, इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाए सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो देखो मान लो हमारे पास लेफ्ट से एक्सिस है, ठीक है। अब फेजर जो रहता है ना, अब इसमें हम करंट के टर्म में बनाएंगे सारे डायग्राम, करंट को हम लेंगे और करंट के टर्म में डायग्राम बनाएंगे। देखो अगर आपको याद होगा करंट जो रहती है इंडक्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में करंट जो रहती है वो 90 डिग्री पीछे रहती है, यानी -π/2 पीछे रहती है, -π/2 पीछे रहती है। कैपेसिटिव करंट में करंट π/2 आगे रहती है, और रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में जीरो डिफरेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में जीरो डिफरेंस होता है। तो आप एक काम करते हैं, हम बनाते हैं करंट का डायग्राम। ठीक है, ये है हमारा करंट, ठीक है, ये हमारा करंट, ठीक है। और यहाँ पे करंट जो है ये रेजिस्टिव सर्किट बात करें, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस में करंट कितना है, आई नॉट कितना है, आई नॉट साइन फेज क्या है इसका ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी करंट जो है ओमेगा टी प्लस फाइव से आगे है या तो पीछे है, ओमेगा टी प्लस फाइव से आगे है या तो पीछे है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज में कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट का या रेजिस्टिव सर्किट का। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमने ये रेजिस्टिव सर्किट ले लिया क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहता है, तो देखो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेगा। ठीक है, अभी फाइव जो है ये आगे या पीछे रहेगा, किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटिव, कैपेसिटर और इंडक्टर पे। ठीक है, मगर हम बात करें रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज में कितना डिफरेंस रहता है, फेज डिफरेंस जीरो, करंट और वोल्टेज में जीरो फेज डिफरेंस रहता है रेजिस्टेंस केस में। तो देखो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में जीरो डिफरेंस है। अब यहाँ पे फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने लिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडक्टिव सर्किट में, तो करंट कितना है, -π/2 से पीछे रहता है, करंट जो रहता है -π/2 से पीछे रहता है, यानी कौन रहता है, करंट की बात करें हम यहाँ पे, ध्यान देना हम यहाँ पे किसकी बात करें, करंट की बात करें, तो करंट किससे -π/2 पीछे रहता है, वोल्टेज से। तो करंट वोल्टेज से कितना पीछे रहता है, -π/2। तो देखो ये हमारा करंट है रेजिस्टिव सर्किट में, तो ये पीछे रहेगा वोल्टेज से, ये पीछे रहेगा वोल्टेज से कितना, π/2। तो ये क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, किसका, इंडक्टर सर्किट का। देखो समझना, यहाँ पे करंट जो है ये आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, करंट जो होता है ये -π/2 पीछे रहता है, यानी π/2 पीछे रहता है, 90 डिग्री पीछे रहता है, किससे, वोल्टेज से। इंडक्टर वोल्टेज जो रहता है उससे जो करंट रहता है वो कितना रहता है, -π/2, यानी π/2 पीछे रहता है। तो देखो ये वोल्टेज इंडक्टर है, इससे करंट, ये करंट है ना, हम इसलिए बोलेंगे करंट के टर्म्स में हम सारा फेजर डायग्राम बनाएंगे, जिससे हमको याद रखने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। देखो ये हमारा करंट है, करंट वोल्टेज से -π/2 पीछे रहता है, यानी π/2 पीछे रहता है। तो देखो इंडक्टर से करंट π/2 पीछे, ये करंट है, इंडक्टर है, इससे π/2 पीछे 90 डिग्री। अगर हम बात करें कैपेसिटर में, कैपेसिटर में करंट जो है वोल्टेज से π/2 आगे, यानी करंट है ये वोल्टेज से कितना आगे, π/2, यानी वोल्टेज से π/2 पीछे 90 डिग्री पीछे। समझ में, ये वोल्टेज के टर्म में डायग्राम बना है। देखो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज जो है वो पीछे रहता है करंट से π/2, ये करंट है,
करंट के टर्म में वोल्टेज कितना है, पाई बाई टू पीछे देखो, जैसे ये हमारे पास करंट है आई, ये हमारे पास वोल्टेज है भी, तो इनके बीच में कितना है 90 डिग्री, यानी करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, या तो बोलते हैं करंट वोल्टेज से 90 डिग्री या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे। यहाँ पे देखो वोल्टेज कैपेसिटी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, तो वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम कहते हैं, हम डायग्राम बनाए जिसमें हमने देखा कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे रहता है, तो देखो ये इंडक्टर बनाया, ये वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे, अगर हमारे कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ रहती है, ठीक है। अगर इसी को हम फर्दर ड्रॉ करें, इसी को अगर हम फर्दर ड्रॉ करें, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सिस है, यहाँ पास है वोल्टेज और ये है रेजिस्टिव करंट, ठीक। अब मान लो अगर हमने पढ़ा था कि वेक्टर को अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। जैसे देखो एक फोर्स यहाँ लग रही है 2 किलो न्यूटन की, एक फोर्स यहाँ लग रही है 3 किलो न्यूटन की, ठीक है। तो नेट फोर्स कहाँ लग रही है, नेट फोर्स कहाँ लग रही है, नेट फोर्स ज़्यादा इस तरफ लगी, कितना 1 किलो न्यूटन ज़्यादा, मतलब एक बंदा यहाँ से खींच रहा है 3 किलोमीटर की फोर्स से, एक बंदा यहाँ से खींच रहा है 2 किलोमीटर की फोर्स से, ठीक है। तो अब किधर फोर्स ज़्यादा है, इधर, तो मोशन किधर होगा, इधर फोर्स किधर, नेट फोर्स किधर ज़्यादा लगेगी, इधर। जब हम फोर्स एग्जांपल इस ले रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे हम वेक्टर डायग्राम समझ ना, फेजर क्या है, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, फेजर क्या है, एक रोटेटिंग ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर सकता है। हमको पता है कि वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते, वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं मगर रोटेट नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे फेजर क्या है, कैसा वेक्टर है जो रोटेट कर सकता है, तो है तो एक्चुअली में वेक्टर है ना। तो अगर हम चाहें तो इसकी डायरेक्शन हम पलट दें, ऐसे कर दें, ठीक है, और क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, -2 किलोमीटर। अब देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो वैसे हमने क्या किया, देखो अगर हमने वेक्टर का डायरेक्शन चेंज किया तो साइन नेगेटिव हो जाता है। तो वैसे देखो यहाँ पे वोल्टेज है, इसका डायरेक्शन अगर हम चाहें तो इसे नेगेटिव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। देखो यहाँ पे 1 2 3 वेक्टर है, एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, 4 वेक्टर हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट निकलेगा 5, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा 6, यानी हम लोग इसमें क्या है बहुत ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स कर देंगे डायग्राम। तो इसलिए देखो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की एकदम लाइन ऑफ एक्शन, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तभी हम वेक्टर को पलट सकते हैं। जैसे इस लाइन ऑफ एक्शन सेम है तभी हम पलट सकते हैं इसको इजीली, मतलब कैलकुलेशन के लिए। यहाँ देखो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है ऐसे, तो हम इसको उठा के ऐसे पलट दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC है ना, प्लस अब इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव -VL, ठीक है, VC प्लस -VL, VL का साइन नेगेटिव हो गया, जान सकते हैं VC -VL, ठीक है। ये आ गया हमारा नेट वोल्टेज। अब देखो इन दोनों के बीच में ये ω t प्लस पाई, ठीक है। अगर हम चाहें तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे अगेन वही फोर्स वाला एग्जांपल ली, एक फोर्स यहाँ से 3 किलोमीटर की लग रही है, एक फोर्स यहाँ से 3 किलोमीटर की लग रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, जैसे एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लगी, तो ऑब्जेक्ट देखो आगे की तरफ मूव करेगा। जब खींचोगे आप इसको ऐसे दोनों तरफ से, तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे एक बंदे को वहाँ बांध के खींचोगे दोनों ऐसे, ठीक है, तो आगे की तरफ आएगा। ट्राई कर सकते हो घर में, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होगा। तो वैसे ही अगर हम इन दोनों को देखें, अब डिपेंड करता है, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड छोटा कर दिया 1 किलोमीटर तो ये रिजल्टेंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड छोटा कर दिया 0.5 तो ये रिजल्टेंट सॉरी जैसे जो जिस तरफ वेक्टर बढ़ा है, ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ना हल्का सा इसी तरफ शिफ्ट होगा, जहाँ ज़्यादा है ना, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी तरफ हल्का सा रिजल्टेंट वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा। अगर दोनों सेम होता तो एकदम 20 से आता, और हल्का सा किसी तरफ शिफ्ट हो जो ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन ज़्यादा है इन दोनों में से, तो रेजिस्टिव वाला ज़्यादा है, ये वोल्टेज कम है, क्यों, क्योंकि इसमें VC -VL हो रहा है, नेगेटिव मतलब जो भी मैग्नीट्यूड होगा दोनों माइनस करेंगे। अगर हम कोई दो चीज़ की माइनस करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, ये कम हो गया और ये ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हल्का सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हम बना रहे हैं वो हल्का सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारा नेट या तो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, नेट या तो रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो ये है हमारा, तो हल्का सा छोटा होगा, इसको हम चाहें तो पैरेलल उठा के ऐसे रख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो पैरेलल उठा के ऐसे रख सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया देखो BC -VL, अगर हमने ऐसा किया तो देखो क्या होगा, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया हल्का सा, ठीक है, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, देखो ये कैसा डायग्राम बनेगा। देखो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, इसका तुम्हारा ये VR है, ठीक है, रेजिस्टेंस वोल्टेज। ये जो हमने शिफ्ट किया यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है। अगर आप ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे ट्रायंगल इसको थोड़ा घुमा के ऐसे रखोगे तो देखो ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस वोल्टेज, ये VR है ना, तो ये VR है ना रेजिस्टेंस वोल्टेज वाला, और ये क्या है VC -VL। तो जैसे घुमा के रखेंगे तो ये VC -VL और ये VR, तो ये VR हो गया, ये VC -VL हो गया, और ये हमारा क्या है नेट वोल्टेज, ठीक है। समझ में 90 डिग्री इनके बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वो है हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं
तो इसको मिटा देते हैं या रहे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम इम्पीडेंस डायग्राम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इम्पीडेंस डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पीडेंस की वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल का यूज करके। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेट वोल्टेज का स्क्वायर। देखो नेट वोल्टेज का स्क्वायर किसी होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर प्लस बीसी माइनस बीएल का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी लिखना है लिख सकते हो। अगर हम 1+2 लिखें या 2+1 लिखें, बात बराबर ही है, चाहे इसको हम 1+2 पहले 1 लिखें चाहे पहले 2 लिखें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बी आर को पहले लिखा कि बी एल को पहले लिखा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, चलो पहले काम करते हैं, तो करंट टर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको जेड निकालना है, इंपीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा आई जेड का स्क्वायर, यहाँ हम लिखते हैं आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। वोल्टेज क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, जगह आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ जेड क्यों है, आर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो किसी बात पे नेट वोल्टेज, अब नेट वोल्टेज किसी वजह से आ रहा है, पूरे के पूरे सर्किट में एल सी आर सर्किट है ना, तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस तीनों की वजह से हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस किसी वजह से, टोटल रेजिस्टेंस जो है उन तीनों की वजह से, तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस को हम मानते हैं वो इंपीडेंस मानते हैं, है ना। तो ये जेड स्क्वायर हो गया, इधर हम देखें जगह आई स्क्वायर आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज तो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है, आई सी का स्क्वायर माइनस सॉरी आई स्क्वायर इंटू आई सी का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू सॉरी आई, ये वोल्टेज हो जाएगा करंट, वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता था जाई सी, और इंडक्टिव सर्किट में जाई है, जाएगा आई इंटू जाई सी माइनस आई इंटू जाई एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम चाहें तो करंट को बाहर ले सकते हैं, तो जगह आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, यहाँ बचे देखो आर स्क्वायर प्लस जाई सी माइनस जाई एल का, तो हमने करंट को बाहर ले लिया, ठीक है, करंट को बाहर ले लिया। तो यहाँ आई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से जेड आ गया, जेड स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जाई सी माइनस जाई एल का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर जाएगा उधर तो बन जाएगा तो, ठीक है। तो ये आगे देखो इम्पीडेंस का फॉर्मूला, ठीक है, देखो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया। समझ में कैसे है इम्पीडेंस, यानी जो नेट रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट में वो इतना होगा, अंडर आर स्क्वायर प्लस जाई सी माइनस जाई एल का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो एक क्वेश्चन तो आंसर हो गया कि जेड की वैल्यू आई कहाँ से, ठीक है, मगर अब क्वेश्चन आता है करंट आगे जा रहे कि पीछे जा रहे कैसे पता चलेगा, ये यानी फाई की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी होते हैं, करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैं फाई से देखो ये आगे है या तो पीछे, अगर फाई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वोल्टेज करंट जो है वोल्टेज से पीछे होगा, है ना। तो देखो ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, माइनस फाई यानी फेज में पीछे, अगर ये प्लस फाइव हो जाएगा यानी फेज में आगे, अगर फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी दोनों का फेज सेम है। तो यानी क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइव जो है ये करंट के जो फेज बता रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, अगर इसे थोड़ा सा डायग्राम मिटा दें, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है, फेजर डायग्राम और इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल में देखो, अब यहाँ पे फाइव की वैल्यू बात करें, देखो अगर हम एंगल की बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, पूरा एंगल जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, देखा था ना हमने, पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये होता है ओमेगा टी, इसका जो रिजल्टेंट नेट वेक्टर जो आया ना, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एक वेक्टर बना ना रिजल्टेंट वेक्टर, तो कहाँ है ओमेगा टी बन रहा है। तो देखो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये देखो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल बना ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये बन रहा है ओमेगा टी, तो बचा एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। देखो ये एंगल ऐसा है, ठीक है, ये एंगल है ओमेगा टी और ये वाला एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये एंगल कितना होगा, पूरे एंगल में से इतना माइनस कर देंगे तो ओमेगा टी फाइव माइनस ओमेगा टी फाइव पूरा एंगल है माइनस ओमेगा टी, ये माइनस करेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, कितना बचेगा फाइव, यानी ये एंगल कितना आएगा, अगर हम बात करें सिर्फ इतने एंगल की तो आएगा फाइव। यहाँ लिख सकते हैं इस एंगल को फाइव, ये फाइव कौन सा एंगल है, जो बेस और हाइपोटेनस के साथ बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस और बेस के साथ बन रहा है ना, जो बन रहा है रेजिस्टिव सर्किट और नेट सर्किट के बीच में, तो ये रेजिस्टिव सर्किट और ये है नेट सर्किट के बीच में एंगल बनने वाला फाइव है। अब यहाँ से फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, टेन फाइव क्या होता है, टेन फाइव क्या होता है, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस,
तो यहाँ से फाइव कितना हो जाएगा, चलो पहले टेन फाइव करते हैं, टेन फाइव कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये देखो। अब यहाँ बी सी माइनस वी एल है, बी सी माइनस, चलो बी सी माइनस वी एल करते हैं, इधर ही कर देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी माइनस वी एल, परपेंडिकुलर कितना है, वी सी, सॉरी वी सी माइनस वी एल, और बेस है वी आर, ठीक है। रेजिस्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव माइनस इंडक्टिव वोल्टेज, जहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं टेन फाइव इजिकल्स टू, वोल्टेज क्या होता है, करेंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस करेंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस बाय करेंट इनटू रेजिस्टेंस। समझ में, देखो 10 वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है जाइसी, ये सब चीजें हमने पढ़ा है पहले, पूरे पूरे जब सर्किट पढ़े थे, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने सब चीजें देखी है। तो वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज अगेन करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा, और यहाँ नीचे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज है तो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ से आई कॉमन ले सकते हैं, tan फाइव हो जाएगा आई जाई सी माइनस जाई एल बाय आई, यहाँ से आई और आई कट जाएगा, फाइव कितना देगा, tan इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड, यानी tan इनवर्स जाई सी माइनस जाई एल बाय आर, जाई सी माइनस जाई एल बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि फाइव यानी करंट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इसमें हम निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे। जाई सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टिव है ना, जाई एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टिव, दोनों कैलकुलेट करेंगे और हमारे से जो भी आएगा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं करंट आगे है कि पीछे, ठीक है। अब जाई सी और जाई एल क्या होता है, ये हमने देखा था कैपेसिटिव और रिएक्टिव सर्किट में, फॉर्मूला होता है ना 1/ओमेगा c वाला, तो उसको याद रखना है, और इंडक्टिव होता है ओमेगा एल वाला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद रखने, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इंडक्टर और कैपेसिटिव वैल्यू दिया है तो हम इस फॉर्मूले में रख के, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, करंट फाइव आगे है तो पीछे, अगर फाइव की वैल्यू प्लस आ गई यहाँ रखेंगे तो करंट आगे, फाइव की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव आ गई, अगर फाइव की वैल्यू जीरो यहाँ रखेंगे जीरो, तो ये देखो फेज आ गया, यानी फेज क्या है, डिपेंड करता है इस फाइव की वैल्यू पे। अगर जाई सी की वैल्यू ज्यादा है, जाई सी की वैल्यू ज्यादा है तो ये टर्म पूरा पॉजिटिव आएगा, देखो तो पॉजिटिव आएगा, रखेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। जाई एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो नेगेटिव आएगा, तो आंसर रखेंगे नेगेटिव आएगा, यानी इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारा फेज डिफरेंस कितना है, इंपेडेंस कितना होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखने, ठीक है, क्योंकि आगे यूज भी होगा फॉर्मूला काफी जगह और क्वेश्चन में तो यूज होता ही है। और फाइव भी इंपॉर्टेंट याद रखने, फेज डिफरेंस पूछ लेगा तो, और बाकी ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वालों ने बोर्ड भी दिया है साफ साफ, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पूरा सीरीज एलसीआर सर्किट, आई होप तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है ग्राफ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम ग्राफ अगर देखें हम, फेजर डायग्राम ने देखा ही था, देखो अभी हमने निकाली एलसीआर सर्किट में जो करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और हम बात करें वोल्टेज की तो वोल्टेज होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ देखो करंट फाइव आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, वो हम निकालना सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन आगे, अब हम एज्यूम करके, अगर एज्यूम करके बनाए तो हम बोले लेट से करंट आगे, करंट आगे आई आगे और वोल्टेज पीछे, लेकिन हम थोड़ी देर एज्यूम किया, फाइव की वैल्यू जितनी भी आएगी उस पर डिपेंड करता है, नेगेटिव भी हो सकती है यानी करंट पीछे भी हो सकता है, वो फाइव की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो हमने थोड़ी देर माना जो वोल्टेज है वो है ओमेगा टी और करंट है ओमेगा टी प्लस फाइव, करंट पूरा है ओमेगा टी प्लस फाइव और वोल्टेज है ओमेगा टी, वोल्टेज ओमेगा टी, करंट है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। फाइव की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी इसके ऊपर, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो वोल्टेज जो है ग्राफ यहाँ है, करंट जो है का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहाँ है, ये हो जाएगा आई नॉट, हो जाएगा वी नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आई नॉट, हो जाएगा वी नॉट। अब देखो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है तो ग्राफ हमेशा सेम बनता है, वोल्टेज का ग्राफ हमेशा सेम बनता है, ठीक है। ये वोल्टेज का ग्राफ है, मिनिमम वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, ये मैक्सिमम वोल्टेज। अब करंट की बात करें तो करंट क्या है, करंट को हमने माना है फाइव आगे है या तो फाइव पीछे, मतलब हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया हमने माना करंट आगे है। अब आगे है तो देखो ऊपर से, अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते तो जीरो से चलता, करंट भी वोल्टेज भी, यानी दोनों सेम फेज में होते तो दोनों साथ में स्टार्ट होते, करंट पीछे था तो करंट नेगेटिव चलता, वोल्टेज वैसे ही चलता। अब की बार करंट आगे है, हमने माना आगे, तो देखो यहाँ से चलेगा वोल्टेज से हल्का सा आगे, जब वोल्टेज जीरो रहेगा तो करंट हल्का सा आगे रहेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, यानी देखो जिस टाइम वोल्टेज जीरो है उस टाइम करंट थोड़ा सा आगे, अब कितना आगे देखो यहाँ से बता सकते हैं फाइव आगे, जिस टाइम वोल्टेज करंट मैक्सिमम था उससे कुछ टाइम बाद वोल्टेज मैक्सिमम, तो कितना आगे फाइव आगे। अगर इसको पीछे दिखाना होता तो हम यहाँ से शुरू करते, तो यहाँ पे तो अगर हमको यही ग्राफ पीछे दिखाना होता तो वोल्टेज हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा,
इजीनेस के लिए बनाने की कहीं बना सकते हो, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि पीछे से स्टार्ट होगा, तो जगह बी नोट। अगर हम बात करें आई नोट की, अगर मान लो यही हम बोलते कि वो करंट जो है ये 5 पीछे, तो मैं सिखाते 5 पीछे, देखो ये मिनिमम करंट है, तो मैं यहाँ स्टार्ट करते वोल्टेज, सॉरी ऐसे चलता कुछ, मतलब कि करंट देखो पीछे चल रहा है हल्का सा, वो डायग्राम सही से बन नहीं रहा, ठीक है ऐसा कुछ चलता, क्योंकि देखो वोल्टेज थे जब टाइम जीरो है, करंट उस टाइम नेगेटिव है, यानी पीछे चल रहा है आई नोट। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं हम, कि डिपेंड करता है कि कौन आगे है कौन पीछे, डायग्राम बनाना तो ऐसे बना सकते हैं। अब आता है वोल्टेज इक्वेशन की, वोल्टेज इक्वेशन कैसी होगी, वोल्टेज इक्वेशन की बात करें तो देखो इसमें जो वोल्टेज है, नेट वोल्टेज जो है V कितना है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस का पूरा कॉम्बिनेशन वैसे वोल्टेज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज की इक्वेशन होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी जो सोर्स से वोल्टेज आ रहा है वो इतना है, कैपेसिटेंस में वोल्टेज कितना है, कैपेसिटेंस वोल्टेज निकालने के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल, यानी वोल्टेज, वोल्टेज ऊपर जाएगा तो कैपेसिटेंस नीचे आ जाएगा, जहाँ पे लिखते हैं Q बाय C, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस वोल्टेज हो गया। इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस में फॉर्मूला तो सिंपल सा ही है, L डी आई बाई डी टी। EMF क्या होता है, L डी आई बाई डी टी, नेगेटिव होता है मगर हम यहाँ पे उसको डील नहीं करेंगे, यहाँ पे हम साइन से मतलब नहीं, प्लस रेजिस्टेंस में क्या होता है वोल्टेज, V इज इक्वल टू आई आर, जगह वोल्टेज इक्वेशन एक LCR सर्किट के लिए। तो इसके बाद LCR सर्किट हमारा पूरा हो गया, LCR सर्किट का टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस की। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की। सो रेजोनेंस होता क्या है, क्वेश्चन दिमाग में सकते हैं रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो जब भी अगर हम कोई भी बॉडी है उसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसमें उस बॉडी का एम्पलीट्यूड जो हो जाता है मैक्सिमम होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम रेजोनेंस। नहीं समझ में, समझ में आ रहा है तो इसे समझाने के लिए एग्जाम्पल से देखते हैं, ग्राफ की हेल्प से। तो देखो लेट्स यहाँ पर कोई वेव है, बस कोई वेव है, ठीक है, ऑसिलेट कर रही है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे, यानी डिफरेंट वेव से एक ही वेव से वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। सो वो कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी कि जो वो वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाए। देखो जैसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहाँ कम है और यहाँ और कम, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, चेंज हो रहा है जब हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, तो हम ऐसी फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, उसी फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे हम एक ग्राफ आपकी बुक में बना है एनसीईआरटी में, उसकी हेल्प समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास है एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, मान लो ये फ्रीक्वेंसी है ए पॉइंट पे, ये फ्रीक्वेंसी है बी पॉइंट पे, ये फ्रीक्वेंसी है सी पॉइंट पे, एंड लास्ट वन इज डी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर हम पूछें कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसपे आपका एम्पलीट्यूड जो है वेव जो ऑसिलेट कर रही है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे कर रही है। देखो ए पे एम्पलीट्यूड कम है, मान लो 0 है, बी पे लेट से 5 पे बढ़ गई, सी पे और ज़्यादा बढ़ गई लेट से 10, है ना, और डी पे अगेन 0 होगी। तो ये एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं बस। अगर हम देखें तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसपे वेव सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड दे रही है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ऐसे एग्जाम्पल देखोगे आप तो देखोगे, जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, सो अगर मान लो कभी हमने कोई डिवाइस यूज़ किया, ठीक है, हमने कोई डिवाइस यूज़ किया, जैसे हमने मोटर यूज़ किया बड़ी सी, या मशीन को यूज़ की, ठीक है, तो अगर हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मशीन यूज़ कर रहे हैं कोई, और उसको हमने रखा है लेट से कोई भी एक सरफेस पे, ठीक है, तो जब मशीन जब आपकी वर्क करती है, घूमती है या काम करती है, तो वो क्या करती है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है, तो अपने आसपास वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं शॉक वेव, शॉक वेव ना। तो ये वेव से अब इस वेव्स की अगर फ्रिक्वेंसी आसपास रखे किसी भी सामान से मैच कर गई, जैसे मान लो यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा है, ठीक है, लेट्स से फ्लावर पॉट रखा है मशीन के बगल में, और उसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई, ठीक है, ये फ्लावर पॉट है, अगर मान लो इससे निकलने वाली वेव की फ्रिक्वेंसी, है ना, वेव फ्रिक्वेंसी मैच कर गई नेचुरल फ्रिक्वेंसी से स्पॉट की। नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है, वही फ्रिक्वेंसी जिस पे ऑसिलेट करना शुरू हो जाए, जिस पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाए, जिस पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मान लो ये मशीन से निकलने वाली वेव की फ्रिक्वेंसी मैच करके इसी फ्रिक्वेंसी से, तो क्या होगा, ये पॉट भी हिलने लगेगा, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ये पॉट हिलने लगेगा, हाँ। तो वो फ्रिक्वेंसी अगर मान लो कोई और फ्रिक्वेंसी, जैसे हमने यहाँ पे अगेन कोई दूसरी मशीन रखी, उसको चलाया, ठीक है, उसके चलने की से ये वाइब्रेट नहीं कर रहा,
इस मशीन के चलने से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने की वजह से क्या है कि फ्लावर पॉट वाइब्रेट करने लगा। सो वो फ्रीक्वेंसी जिसपे एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी वाइब्रेट करता है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है ना, मतलब मोस्ट, मतलब सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। समझ में? तो यानी अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे अक्सर जैसे कहीं कहीं ब्रिज होता है या तो कोई पुल वुल वगैरह होता है, तो वहाँ पे जैसे आर्मी वाले हैं या तो कोई एनसीसी कैंडिडेट है या जो भी, मतलब कोई भी सोल्जर्स वगैरह हैं, तो जब वो मार्च करते हैं, यानी जब वो चलते हैं, मतलब पैर पटक पटक के जैसे चलते हैं, तो अगर हम उसमें देखें तो उनको मना किया जाता है कि आप ब्रिज पे ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करेगी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से, तो ब्रिज क्या हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे मना किया जाता है कि उनको ब्रिज के टाइम पे, ब्रिज पे चलते टाइम आपको जो मार्च नहीं करना। ठीक है, और सेम डिवाइसेस का भी हम करते हैं, बहुत सारी मशीन होती है, हैवी मशीन, जिसको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच ना कर जाए ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से। अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो ब्रिज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं रेजोनेंस क्या होता है, इट इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी एट विच, या अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की बात करें, यहाँ पे हम करंट की बात करें ना, इलेक्ट्रिक की बात करें, छोड़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंस की बात नहीं करें। रेजोनेंस हमने कई जगह पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है क्लास 11 साउंड चैप्टर में रेजोनेंस पढ़ा है। ठीक है, और आगे भी हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो रेजोनेंस काफी जगह पढ़ते हैं, मगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसका हमको मैक्सिमम चाहिए, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए वो किसका चाहिए, करंट का चाहिए। यानी हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे दें अपने सर्किट में, ताकि वो जो करंट है, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के टर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, तो हम बोल सकते हैं इट इज द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड टू द LCR या सीरीज LCR सर्किट to which we get maximum amplitude of current as output। यानी देखो यहाँ पर कोई भी सीरीज LCR सर्किट है, कोई भी सीरीज LCR सर्किट है, इसमें L C एंड R है। ठीक है, कोई भी सीरीज LCR सर्किट है, तो इसमें हम कौन सी फ्रीक्वेंसी दें इस सर्किट में, ताकि जब हमको करंट मिले इस सर्किट से वो क्या मिले, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी देते हैं उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वो क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम करंट, वो क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट। तो फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए आई मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आई क्या होता है, या आई नॉट या आई मैक्सिमम जो भी लिखे, आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाई जेड। करंट होता है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, यानी आई एम इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज बाई जेड। मैक्सिमम वोल्टेज तो वी एम है, जेड क्या होता है हमने थोड़ी पहले निकाला था, आर स्क्वायर प्लस जाई सी माइनस जाई एल का स्क्वायर। यहाँ पे हमको करंट को मैक्सिमम करना है। करंट मैक्सिमम कब होगी, जब जेड मिनिमम होगा और वोल्टेज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज को सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी तरह जेड की वैल्यू कम कर सकते हैं, इंपीडेंस की वैल्यू हम कम कर सकते हैं मैक्सिमम करंट के लिए, है ना। टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस जेड, हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वैल्यू कम, रेजिस्टेंस तो आर स्क्वायर है, यहाँ पे इन दोनों टर्म के साथ कुछ कर सकते हैं जिससे क्या हो, हमारा इंपीडेंस कम हो जाए, है ना। इंपीडेंस हमको कम करना है, तो यहाँ पे हमको जाई सी और जाई एल में कुछ करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम दोनों की वैल्यू सेम कर दें, कैसे सकते हैं, जाई सी और जाई एल सेम हो गए। अगर मान लो जाई सी और जाई एल सेम हो गए, तो जाई सी माइनस जाई एल, जब दोनों सेम है, मान लो दोनों का रेजिस्टेंस जो है, रिएक्टेंस जो है 2 ओम हो गया, तो 2 ओम माइनस 2 ओम 0 ओम हो जाएगा, तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो आप लिखते हैं जो मैक्सिमम करंट हो जाएगा आई एन, वो हो जाएगा वी एम बाय अंडर रूट, की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रूट कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा वी एम बाय आर, है ना। क्या देखो हमारी क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी क्योंकि ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अगर जिसके दिमाग में आ रहा है कि हम जाइल नेगेटिव में इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दें, मान लो जाइल की वैल्यू ज़्यादा कर दें राइट से,
तो देखो अगर हमने यहाँ पे कर दिया जाइल की वैल्यू ज़्यादा, जैसे ये 1 ही 2 कर दिया, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, किसी किसी दिमाग में आता भी है कि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम हो जाएगी। मगर अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर इसको माइनस करते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको माइनस भी करेंगे बड़ी टर्म को, कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगी प्लस होगी, क्योंकि बाहर क्या लगा है स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं, इन दोनों को सेम करना है। ठीक है, तो अगर हम जाइल और जाइसी को सेम कर दें तो हमें करंट क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। और सेम अगर हम वैल्यूज देखें, अगर आपको याद होगा हमने एलसीआर सर्किट में पढ़ा था, सीरीज एलसीआर सर्किट में कि जाइसी की वैल्यू और जाइल की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सुने जाइसी की वैल्यू होती है 1/ω/c, निकाला था हमने, जाइल की वैल्यू होती है 1/ω/L। ठीक है, जाइसी की वैल्यू होती है 1/ω/c और जाइल की वैल्यू होती है ω/L। अगर हमको यहाँ पे चाहिए तो हमको ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजनी है जिसपे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, है ना। तो हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए मान रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को लेट से हमने माना ω0। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें वो करंट क्या मिल रही है मैक्सिमम। बाकी फ्रीक्वेंसी तो ये सारी है, देखो ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये सबकी तो फ्रीक्वेंसी है, मगर वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमारी करंट मैक्सिमम मिल रही है, तो वो है ω0। उसी हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हमने ω0 माना है, जैसे हम लिखते हैं 1/ω0c, है ना। जाहिर सी क्या होता है 1/ω/c। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिसमें हमको करंट मैक्सिमम मिलने वाली है, किसके बराबर हो जाएगा ω0 L के बराबर। समझ में? तो हमारा करंट मैक्सिमम कब मिलेगी, जब इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू कम होगी। जेड की वैल्यू कब कम होगी, जब जाइसी और जाइल बराबर होंगे। जाइसी जाइल बराबर होंगे, जाइसी जाइल की वैल्यू की, यानी वो क्या चाहिए वो फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारी करंट मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम होने के लिए जाइसी और जाइल को बराबर होना चाहिए। अब जाइसी जाइल कौन सी फ्रीक्वेंसी में बराबर हो रहे हैं, तो लिखते हैं ω/c ω0 पे बराबर हो रहे हैं। तो हम लिखते हैं जाइसी होता है 1/ω0 ठीक, और जाइल होता है ω0 L। यहाँ से हम ω0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ω0 के ऊपर भेज मल्टीप्लाई कर दें तो 1/, देखो ये L इंटू में हो जाएगा, तो या तो ऐसे करो 1/c इधर ही है, ω0 इंटू ω0, ये डिवाइड में था, इसको हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया। ठीक है, तो ω0 इंटू ω0, अब यहाँ पे L इंटू में उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा LC। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें, जहाँ से हो जाएगा ω0 इंटू ω0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ω0 कितना हो जाएगा √1/LC। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि ω0 इज इक्वल्स टू 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे √LC। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसमें वो करंट मैक्सिमम मिलती है, तो वो फ्रीक्वेंसी है 1/ω0L, सॉरी ω0 इक्वल 1/√LC। 1/√LC में जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उस फ्रीक्वेंसी पे हमारी करंट जो निकलेगी वो मैक्सिमम निकलेगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, रेजोनेंस पे क्या क्या एप्लीकेशन है। तो रेजोनेंस जो होता है रेडियो ट्यूनिंग में हमको हेल्प करता है। हमारे पास रेजोनेंस है, कहाँ हेल्प कर रहे हैं हमको, रेडियो ट्यूनिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये है करंट, मैक्सिमम करंट कहाँ मिल रही है वो डिपेंड करता है। तो देखो लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ, यहाँ पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है ω0 जहाँ पे हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, ये है ω0 जहाँ पे हमको करंट मिल रहा है। अब लेट्स यहाँ पास कोई चैनल है, यहाँ पास कोई चैनल है, लेट्स से 93.5, 92.7 और 96.0 ऐसे कोई चैनल है तीन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली में रेडियो ट्यूनिंग कैसे करते हैं, हमारे पास रेडियो के अंदर सीरीज LCR सर्किट होता है, जिसमें जब हम नॉब घुमाते हैं, वो बटन घुमाते हैं, तो क्या होता है, हम एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी किससे मैच करें, जो चैनल हमको सुनना है ना। वहाँ पे क्या होता है, हम ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं जिसपे उस चैनल की जो है करंट मैक्सिमम आए, है ना। ये क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं उस चैनल से, तो जहाँ पे हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाती है उस चैनल पे करंट क्या जाता है मैक्सिमम, उस चैनल पे करंट मैक्सिमम जाता है। तो उस चैनल पे जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उस चैनल का मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है मैक्सिमम हो जाएगा उस चैनल का, तो क्या होगा, फिर हमको उसी चैनल के गाने सुनाई देंगे। तो ये कहाँ हेल्प करते हैं, रेडियो ट्यूनिंग में। तो हमको सीरीज LCR तो जो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है ये, ट्यूनिंग द रेडियो, रेडियो में फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, ट्यूनिंग द रेडियो। अब हम बात करें शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो होता है, यानी रेजोनेंस जो हमारा बन रहा है, जो हमारे पास करंट मिल रही है, वो जो ग्राफ बन रहा है ना,
कब शार्प होगा। तो देखो इसके लिए एक और हम ग्राफ बना देते हैं, लेट्स सी ये, ठीक है। तो देखो क्या ये शार्प है कि ये शार्प है, कौन सा हमारा ग्राफ शार्प, हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली ये ग्राफ हमारा शार्प है। क्यों शार्प है, क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ क्या है, उसकी नेक्स्ट जो दो फ्रिक्वेंसीज होती है जिसमें नेक्स्ट करंट मिलती है, ये, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। जब बैंड, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ जब कम होगा तो शार्प मिलेगा। जैसे मान लो देखो, जैसे एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, देखो तीनों में ये सबसे कम है क्योंकि इसका बैंडविड्थ कम है, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा है। इसलिए देखो ये थोड़ा सा ऊपर शार्प है और ये हल्का सा कम शार्प है। तो शार्पनेस किस पे डिपेंड करता है, बैंडविड्थ पे। हाँ, बैंडविड्थ जितना कम होगा शार्पनेस उतना ज़्यादा होगा। तो हम बोलते हैं शार्पनेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है बैंडविड्थ के, शार्पनेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं हम, बैंडविड्थ निकालने के लिए होते हैं कि देखो लेट्स से ओमेगा 1 है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहली वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोले ओमेगा 1। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट वो हो गया ओमेगा 2। तो हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करते हैं तो हमको मिलता है बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला है, तो हमारे पास बैंडविड्थ आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमको शार्पनेस कहाँ मिलेगी, क्या हमको शार्पनेस, जैसे लेट्स से हमारे पास एक ये है का, ठीक है, शार्प क्या यहाँ पे हो रहा है, नहीं, क्या इस फ्रीक्वेंसी में शार्प मिल रहा है, नहीं, इस फ्रीक्वेंसी में नहीं, इस फ्रीक्वेंसी में कहाँ मिल रहा है, एकदम उस फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे हमारा रेजोनेंस मिल रहा है, करंट मैक्सिमम हो रही है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी में शार्प हो रहा है, ओमेगा नॉट पे। तो हम बोलते हैं शार्पनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ओमेगा नॉट की, ठीक है। तो यहाँ से बना सकते हैं शार्पनेस को, शार्पनेस का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओमेगा नॉट के, ठीक है। कॉन्स्टेंट बनाते हैं इसलिए नहीं लगा रहे, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं, सीधे लगा रहे। ओमेगा नॉट को इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बैंडविड्थ की, और बैंडविड्थ कितना होता है 2 डेल्टा ओमेगा। तो फॉर्मूला है शार्पनेस निकालने का, ठीक है। अब शार्पनेस ज़्यादा होती है जब क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है। तो अगली टर्म क्या है, क्वालिटी फैक्टर, यानी जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ज़्यादा शार्पनेस होगा, है ना। टू इंक्रीज, या हम कह सकते हैं द मोर इज द क्वालिटी फैक्टर मोर विल बी द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जितना ज़्यादा हमारे पास क्वालिटी फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा हमको शार्प मिलेगी रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर। देख लो शार्पनेस किसी प्रोपोर्शन है ओमेगा नॉट की, यानी जितना ज़्यादा ओमेगा नॉट होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा शार्पनेस होगी, ठीक है। और आर देखो, अगर हम बात करें मैक्सिमम करंट की, रेजोनेंस हमको कहाँ मिलता है, मैक्सिमम करंट पे, आई नॉट पे। आई नॉट क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट होगी, उतनी कम शार्पनेस होगी। समझ में आ गया, देखो यहाँ पे करंट कम है, देखो जैसे ये हमारे पास करंट है I1, एक और ग्राफ बना ले तो ये है I2, ठीक है, और ये I0 मैक्सिमम करंट। तो करंट जहाँ मैक्सिमम होगी वहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो मैक्सिमम करंट कब होगी, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, है ना। जब करंट मैक्सिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो क्वालिटी फैक्टर लिखते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है, ओमेगा नॉट होता है, अभी हमने निकाला था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट होता है 1 बाय अंडर रूट एल सी। शासन में ओमेगा नॉट देगा 1 बाय अंडर रूट एल सी, एल सी, और यहाँ पे क्या है एल आर। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया, देखो ये है हमारे पास ऐसा, ऊपर एल है, ऊपर एल है, नीचे आर है, आर है। ओमेगा नॉट क्या होता है 1 बाय अंडर रूट एल सी, तो ये जाएगा अंडर रूट एल सी आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट एल है, हम एल को लिख सकते हैं अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल, एल को लिख सकते हैं अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल। तो यहाँ पे देखो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल बाय अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट सी इंटू आर। यहाँ से अंडर रूट एल और अंडर रूट एल कट गया, तो ये आ गया देखो क्वालिटी फैक्टर फाइनली अंडर रूट, देखो ऐसे 1 बाय आर, हम आर को बाहर ले लेते हैं, ये आर को हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा अंडर रूट एल बाय, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय आर बाहर ले लिया तो बचा अंडर रूट एल बाय अंडर रूट सी। अब दोनों अंडर रूट में तो कॉमन करके लिख सकते हैं अंडर रूट एल बाय सी। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बन जाता है 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे फॉर्मूला, तो समझ में आ गया शार्पनेस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन लेके देखते हैं, समझते हैं टॉपिक को। तो जैसे कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो ओमेगा आर या तो ओमेगा नॉट, जो भी बोलो, ठीक है। क्वेश्चन में ओमेगा आर बोले, चलो ओमेगा आर लेते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला 1 बाय अंडर रूट एल सी,
ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल सकती है 1/√L। इंडक्टेंस की वैल्यू दिया है, L की वैल्यू 2 हेनरी, तो 2 हेनरी, हेनरी असाइन कर दीजिए चलेगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू 32 माइक्रोफैराड, 32 माइक्रोफैराड यानी 32 × 10⁻⁻6 फैराड, फैराड में चेंज करना पड़ेगा, माइक्रोफैराड से फैराड में करना पड़ेगा। ठीक है, असाइनमेंट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 × 32 64 × 10⁻⁻6। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 1/√64 होता है 8 × 10⁻⁻6, यानी रूट है ना, हाफ हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, तो 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3/8, ये हो जाएगा 1000/8, 1000 सॉरी 800 एंड देन 225, तो ये जाएगा 125 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये जाएगा 125 सेकेंड इनवर्स, 125 सेकेंड इनवर्स। 8 से कटेगा 1000 तो कितना आ जाएगा 125 सेकेंड इनवर्स। अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, उसको निकालना है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद ही होगा, Q = ω0L/C, है ना। और यहाँ पे ω0L/C हो सकता है, एक और फॉर्मूला था 1/R√L/C, दोनों फॉर्मूले से आप जिससे चाहे कर सकते हैं, सारी वैल्यू गिवन है। ठीक है, ω0 ये निकाल लिया हम, या तो ω0 से निकाल सकते हैं या तो 1/R√L/C से निकाल सकते हैं। तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करें 1/R, R कितना है रेजिस्टेंस 10 ω√L/C। ठीक है, L इंडक्टर 2 हेनरी दिया है और C कैपेसिटेंस दिया है 32 माइक्रोफैराड, यानी 32 × 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, 4 से कटेगा क्या आ जाएगा 16, 1/10 इंटू रूट हटाओगे यहाँ पे 1 बचा तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 32 और 16 कटा, 16 का रूट होता है 4 × 10⁻⁻6 ज़्यादा है 10⁻⁻3, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो जाएगा 10⁻+3 ऊपर गया, ये ऊपर गया 10⁻+3 हो गया, नीचे बचा 10 × 4 40, 0 से 0 कट गया, 400 कटा 25 20 सॉरी तो आ जाएगा 25। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है तो कोई यूनिट होगा ही, तो क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया 25। तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, और खासकर फेजर ऑनली पर लिखा है, जो सिलेबस आया उसमें, सिलेबस में सीबीएसई ने जो रिलीज किया है उसमें लिखा है कि एलसीआर सर्किट में फेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजर पे ज़्यादा ध्यान देना और फॉर्मूलाज पे। ठीक है, बाकी और थोड़ा जो थ्योरी होता क्या है एलसीआर सर्किट, कैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम मैक्सिमम करंट ले सकते हैं, जितने भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें उस पर काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चैप्टर में बस इतने टॉपिक था। आगे आपका ट्रांसफॉर्मर से, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन जो है इस बार सिलेबस से रिड्यूस है, तो एलसी ऑसिलेशन हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, और जो रहा सवाल उसका ट्रांसफॉर्मर्स का, ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। देन इतने ही बस चैप्टर में। ठीक है, सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।